ये है मानिक का परिवार, चिंकी और बंटी और पत्नी गोलू। वैसे इनका नाम नीता है, पर इनके गोल मटोल शरीर की वजह से इन्हें गोलू ही बोलते हैं। अरे गोलू, तुम लोग जाने से पहले मेरा खाना मेरे कमरे में रख देना, समझी? जी माँ जी। अरे गोलू, मेरी घड़ी नहीं देख रही है, तुमने देखी है क्या? हाँ, आपकी अलमारी में रखी थी। नीता शुरू से मोटी नहीं थी। ये है नीता और मानिक के शादी का फोटो। हाँ, आपको यकीन नहीं होता होगा, पर ये जो खूबसूरत लड़की है ये नीता ही है। फिर आप सोच रहे होंगे कि नीता ऐसी मोटी कैसे हो गई? तो इसका कारण है उसके दोनों बच्चे। प्रेगनेंसी के बाद नीता मोटी होने लगी और बच्चों को संभालने में वो अपना ख्याल ही नहीं रख पाई। खैर, आज ये पूरा परिवार एक पार्टी में जा रहा है। मानिक के दोस्त के बेटे का बर्थडे है। सभी मेहमानों की तरह मानिक और उसका परिवार भी बर्थडे पार्टी में पहुंच गया। पर यहाँ गोलू को दूसरी औरतों को देखकर बुरा फील होने लगा। ये सभी औरतों ने अपने आप को कितना अच्छे से मेंटेन किया है, हर एक मैं हूँ। और तभी मानिक ने आवाज लगाई, गोलू। गोलू सुनकर सभी की नजर नीता पर गई और नीता को शर्म आने लगी। वो एम्बैरस हो गई थी। नीता ने जैसे तैसे कुछ समय उस पार्टी में बिताया। अब यहाँ से चलते हैं, माँ जी राह देख रही होंगी, चलो ना। मानिक समझ गया कि नीता को वहाँ अच्छा नहीं लग रहा और वो लोग जल्द ही वहाँ से निकल गए। उस रात नीता उदास थी। मानिक उसके पास गया। अरे सॉरी, गलती से मुंह से निकल गया। अब आदत हो गई है ना तुम्हें गोलू बोलने की। कोई नहीं। नीता ने मानिक से कुछ नहीं बोला, पर फिर भी उसे अंदर से बुरा लग रहा था। अगर मैं मोटी नहीं होती तो कितना अच्छा होता ना। मैं पहले कितनी सुंदर थी और अब मुझे कुछ न कुछ तो करना ही चाहिए इस मोटापे का। तो अगले दिन से नीता काम खत्म करके शाम में वॉक पर निकल पड़ी। जब वो घर की ओर लौट रही थी तो उसी रास्ते में उसकी पुरानी दोस्त शिखा मिली। अरे बाप रे, इतने सालों बाद कैसी है तू? मैं तो अच्छी हूँ, तू बता तेरा क्या हाल है? बस मैं भी अच्छी हूँ। यहीं पास में मैंने एक जिम खोला है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं भी सोच रही थी कि जिम ज्वाइन कर लूँ, पर झिझक रही थी। तू जरा भी टेंशन मत ले, मेरा खुद का जिम है। नीता ने शिखा को अपने मोटापे के बारे में बताया। दोनों ने मोबाइल नंबर एक्सचेंज किया। घर पहुंचते ही नीता के मोबाइल पर डाइट आ गया। वो खुश थी कि अब उसका मोटापा जरूर जाएगा। अगले दिन नीता शाम में वॉक पे नहीं, जिम पहुंची। शिखा ने नीता का वर्कआउट करवाना स्टार्ट किया। शुरू में नीता के लिए ये सब बहुत डिफिकल्ट था, पर उसने हार नहीं मानी। वो हर दिन जिम जाती रही। नीता को सैलेड वगैरह खाता देख मानिक भी समझ गया था, पर उसने नीता को नहीं टोका। ये सिलसिला 8 महीनों तक चलता रहा। नीता ने अपना अच्छा खासा वजन घटा लिया था। अब जब वो अपना शरीर आईने में देखती तो उसे अच्छा लगता। वो खुश थी और उसको खुश देखकर मानिक और उसकी सास भी बहुत खुश थे। अब जब मानिक का परिवार फिर से एक पार्टी में गया तो नीता को देखकर सब दंग रह गए। अरे नीता जी, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ये आप हो। बहुत ही खूबसूरत लग रही हो आप। थैंक यू। इस बार नीता पार्टी की स्टार थी। उसे अच्छा लग रहा था कि लोग उसके बारे में बातें कर रहे हैं। नीता, यहाँ आओ, मेरे बॉस से मिलो। माँ ने खुद नीता को सभी से मिलवा रहा था। ये नीता को भी बहुत अच्छा लग रहा था। नीता की तरह कई और औरतें जिनको मोटापे से शर्मिंदगी महसूस होती है, पर नीता ने साबित कर दिया कि अगर हम ठान लें तो मोटापे से जीतना इतना भी मुश्किल नहीं है। पवन और उमा की शादी के जश्न में आज एक बिन बुलाया मेहमान आ गया, इंस्पेक्टर दुर्गा। और आते ही, मैडम, यही है वो औरत जिसने मुझे लूटा। यू आर अंडर अरेस्ट। मैडम, पर ये मेरे होने वाली पत्नी है। शुक्र कर तेरी शादी हुई नहीं, वरना तुम भी इस आदमी की तरह रो रहे होते।
ये लुटेरी बहू है। लुटेरी बहू? इंस्पेक्टर दुर्गा उमा और उसकी बाकी साथियों को पुलिस स्टेशन ले आई और अब इंक्वायरी करने लगी। देखने में तो तू बहुत खूबसूरत है, शायद इसलिए इस पवन जैसे उल्लू तेरे झांसे में आ जाते हैं। अब खुद बोलेगी या मैं सच बुलवाऊं? कैसे फंसाया तूने इस पवन को? हम जब इस गांव में आए तो हमने यहाँ के रईस कुंवारों की छानबीन की और उन सब में हमने पवन को चुना। पवन ही क्यों? वो थोड़ा लड़कियों के मामले में ढीला था, खूबसूरत लड़की देखकर आसानी से फिसल जाता था। फिर मैं पवन से मिली और जैसा हमने प्लान किया था उसकी नजर मुझ पर ही टिक गई। वो अक्सर मेरे पीछे पीछे घूमा करता था। उस बेवकूफ को लगता था कि वो मेरा पीछा कर रहा है, पर उसे कहाँ पता था कि ये हमारा प्लान था। बड़ी शातिर है तू। अब ये बता आगे क्या हुआ? आगे एक दिन वो मुझे मंदिर में मिला और मुझसे बातचीत करने लगा। अब वो धीरे धीरे मेरे झांसे में फंस रहा था। फिर क्या हुआ? फिर एक दिन माया, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं भी तुमसे शादी करना चाहती हूँ पवन, पर क्या? पर जैसा मैंने तुम्हें बताया था, मेरे पिताजी एक ठाकुर हैं। वो हमारी शादी के लिए नहीं मानेंगे। और अगर मैं अपने परिवार के साथ तुम्हारा रिश्ता मांगू तो हमारा मिलना भी बंद हो जाएगा। तो अब हम क्या कर सकते हैं? एक ही रास्ता है, हमें कैसे भी मेरी मौसी को मनाकर शादी कर लेनी चाहिए। फिर कुछ समय बाद मेरे पापा अपने आप मान जाएंगे। भला कितने दिन अपनी लाडली से दूर रहेंगे। हाँ, ये भी सही है। और जैसा मैंने पवन को बोला था, उसने मेरी नकली मौसी को मना ही लिया शादी करने के लिए। फिर एक दिन हमने मंदिर में शादी कर ली। शादी में बस खास लोग ही थे। बेचारा पवन बहुत खुश था कि वो ठाकुरों का दामाद बनने जा रहा है, क्योंकि उस बेचारे को कहाँ पता था कि तू उसके साथ धोखा करेगी, उसका सब कुछ लूट लेगी। हाँ, शादी की पहली रात ही हमने सभी घर वालों को बेहोश किया और घर का सारा जेवर और कीमती सामान लूटकर वहां से रफू चक्कर हो गए। पता नहीं ठग खानदान में पैदा हुई होगी तू। मैडम, मुझे जो कहना है कह लो, मेरे खानदान के बारे में कुछ मत कहो। बड़ी मिर्ची लग गई तुझे। असली नाम का तो पता नहीं तेरे, खानदान क्या खाक तुझे याद होगा। मेरा असली नाम खुशी है। मैं भी एक इज्जतदार खानदान की लड़की थी। मेरे माँ बाप भले ही गरीब थे, पर मुझसे बहुत प्यार करते थे। मेरी भी शादी तय हुई थी, पर अफसोस उस बेचारे को भी तूने लूट लिया होगा। उसने मेरा सब कुछ लूट लिया। शादी के लिए मेरे पापा ने खेत बेचकर 2 लाख रुपए दहेज दिए थे। हम सब खुश थे और शादी की तैयारियों में जुटे हुए थे, पर शादी के एक दिन पहले दूल्हे के बाप ने और दहेज की मांग की। मेरे पूरे परिवार का हंसता खेलता चेहरा आंसुओं में डूब गया। बेटा, तू फिक्र मत कर, तेरी शादी जरूर होगी। लेकिन जब पैसों का इंतजाम नहीं हो पाया तो मेरे माँ पापा ने फांसी लगा ली। और बस उस दिन मैंने ठान ली, मेरी शादी हो ना हो, मैं बदला जरूर लूंगी। और इसलिए तू भोले भाले लड़कों को लूटती है। आपको लड़के तो भोले भाले दिख रहे हैं, मैं भोली नहीं लगी? मेरी क्या गलती थी? दहेज ना दे पाना, क्या ये मेरे माँ पापा की गलती थी? तेरे साथ जो हुआ वो बुरा था, पर तू जो कर रही है वो भी कुछ सही नहीं है। कम से कम मुझे खुशी है कि मेरी वजह से कई गरीब लड़कियां पढ़ लिख पा रही हैं।
मैं इन लूटे हुए पैसों का आधा हिस्सा दान कर देती हूँ। ये सुनकर इंस्पेक्टर दुर्गा भी स्तब्ध थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि लुटेरी बहू मुजरिम थी या मसीहा। पर एक चीज जरूर सच है कि दहेज की प्रथा का अंत जरूर होना चाहिए, ताकि और कोई लुटेरी बहू ना पैदा हो।